हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। तो यूनिट 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ 4 मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, हाउ टू पिच एन आइडिया, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और क्या स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, पैशन क्या है, पॉइस क्या है और इलस्ट्रेशंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं 7 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग ये आपका 7 नंबर के अंदर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग ये मोस्टली 2 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है, बट वर्स्ट केस में ये 7 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, हाउ टू पिच एन आइडिया, एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे 7 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। तो क्या है ये टॉपिक, मतलब क्या होता है इसका। अ थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स रिसर्च और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मतलब थीसिस या रिपोर्ट एक ऐसा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो किसी रिसर्च को या फिर किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ अ थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास किसी भी थीसिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखने के। सबसे पहले आता है हमारा टाइटल पेज, प्रोजेक्ट टाइटल, ऑथर नेम, यूनिवर्सिटी नेम एंड डेट। मतलब कि क्या आपका प्रोजेक्ट टाइटल है, क्या ऑथर का नाम है, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है और क्या डेट है, वो सारी चीज़ें टाइटल पेज के अंदर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, अ शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट की एक छोटी सी शॉर्ट समरी होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, पर्पस, इंपॉर्टेंस एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट के बारे में आपका थीसिस है या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका क्या पर्पस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बैकग्राउंड है उस पूरे प्रोजेक्ट का, वो हमारा इंट्रोडक्शन में मेंशन होता है। नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू, समरी ऑफ द प्रीवियस रिसर्चेस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, कई जगह पे इसको थियोरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी रिसर्चेस होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जो प्रीवियसली करी गई हैं साइंटिस्ट के थ्रू या फिर पीएचडी होल्डर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी, स्टेप्स फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और रिसर्च, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो या किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हो, कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, ये होता है हमारे मेथडोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज रिजल्ट, फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आखिर में आपको क्या पता चला, क्या रिजल्ट आया, क्या एनालाइज किया आपने या किस तरीके से प्रोजेक्ट को आप इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके रिजल्ट के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप, जो ये हमारा पेज है इसमें पता चलता है हमें कि क्या समरी है और क्या फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफरेंसेस, लिस्ट ऑफ सोर्सेज यूज इन द रिसर्च, आपने जो भी बेसिकली रिसर्च यूज़ की हैं, जो भी सोर्सेज आपने यूज़ किए, जहाँ जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें रेफरेंस पेज के अंदर होती हैं। ठीक है, लास्ट इज अपेंडिसेस, अपेंडिसेस ऑप्शनल होता है, एडिशनल डेटा लाइक टेबल्स, इमेजेस और कोड्स, आप एडिशनल डेटा जैसे कि टेबल्स हो गई, ठीक है, इमेजेस हो गई या फिर कोड्स हो गए, आप इनको भी ऐड कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये आपकी चॉइस होती है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर इसको ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, बट मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि इससे आपका प्रोजेक्ट और ज़्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से थीसिस या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग काम करती है और उसको लिखा जाता है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, अ टेक्निकल प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू सजेस्ट अ प्रोजेक्ट और रिसर्च आइडिया। देखो, टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट या रिसर्च आइडिया को सजेस्ट करने के लिए। ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड इन फाइंडिंग रिक्वेस्ट, बिजनेस प्लान्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इसका यूज किया जाता है फाइंडिंग रिक्वेस्ट में। ठीक है, बिजनेस प्लान्स में, जो बिजनेस प्लान्स बनते हैं उनके अंदर यूज होता है, जो भी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग का बेसिकली इन सारी जगह पे यूटिलाइजेशन होता है, इनको आप एज एन एप्लीकेशन समझ सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल, किस तरीके से टेक्निकल प्रपोजल लिखा जाता है। सबसे पहले आता है हमारा टाइटल, क्लियरली डिफाइन द प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट को क्लियरली डिफाइन करते हुए कंसाइज फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इश्यूज दैट आर टारगेटेड टू बी सॉल्व्ड बाय द प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बताता है कि कौन कौन से इश्यूज को आपका प्रोजेक्ट आगे चल के सॉल्व करने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या आपके गोल्स हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट से, क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी, स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सेम वही चीज़ है, क्या स्टेप्स आप लेने वाले हो प्रोजेक्ट को डेवलप या फिर प्रोजेक्ट को
कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बजट एंड रिसोर्सेज, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड रिक्वायर्ड टूल्स, क्या कॉस्ट एस्टिमेशन है और किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है, ये आप टेक्निकल प्रपोजल के अंदर मेंशन करते हो। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम रहने वाला है आपके प्रोजेक्ट का, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या आगे चल के बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट से, वो चीज़ें आप मेंशन करोगे। कुछ लोग यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करते हैं, बट जनरली डिसएडवांटेजेस मेंशन नहीं किए जाते, ठीक है, सिर्फ पूछने पे बता सकते हो, आप मेंशन नहीं करोगे। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, समरी एंड फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन में आपकी समरी होती है ओवरऑल प्रोजेक्ट की, और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो मेंशन होता है। तो ये एक टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। देखो, आप अगर नोट्स बना रहे हो वीडियो को देख के, तो आप सारी चीज़ें नोट मत करना, ठीक है, सिर्फ आप की पॉइंट्स नोट करो, जैसे कि स्ट्रक्चर डाला और फिर उसके अंदर ये 7 की पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अंदर का कंटेंट अगर आप समझ लोगे तो आप एग्जाम में ईजिली लिख सकते हो, ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू पिच एन आइडिया, किसी भी आइडिया को पिच कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें प्रोसेस, ठीक है, इसमें हम 3 पार्ट्स में इसको पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस, प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सबसे पहला प्रोसेस का जो सबसे पहला पार्ट है वो है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, मतलब कि नो देयर इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। आप किसी आइडिया को पिच करने गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है और उनके क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड प्रिपेयर, गैदर डेटा, आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड क्रिएट विजुअल एड, ठीक है, तो आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको पता करना है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, या आपके आइडिया के अंदर, एंड क्रिएट विजुअल एड्स, यानी कि आपको विजुअल ग्राफिक्स दिखानी है, आपको इमेजेस यूज़ करनी है, वीडियोस यूज़ करनी है, ग्राफ्स यूज़ करने हैं, ताकि आप इजीली समझा पाओ अपनी बातों को, ठीक है, इजीली आप ये डिफाइन कर पाओ कि किस तरीके से आपका आइडिया इनोवेटिव है और किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीवर इफेक्टिवली, कीप इट शॉर्ट, इंगेजिंग एंड एंड विद द कॉल टू एक्शन, मतलब कि जो भी आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है, जब भी आप पिच करोगे तो हमेशा उसको शॉर्ट रखो, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की, यानी कि बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आप श्रिंक्ड रखो, ठीक है, शॉर्ट कंटेंट रखो, इंगेजिंग कंटेंट रखो जिसमें आप ऑडियंस से प्रॉपर्ली इंगेज कर सको, एंड एंड विद अ कॉल टू एक्शन का मतलब है कि जब भी आप इसको एंड करोगे तो आप ऑडियंस की तरफ एक क्वेश्चन पुट ऑन करोगे ताकि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन, रिसर्च अबाउट द प्रॉब्लम एंड योर टारगेट ऑडियंस, हमेशा आप प्रॉब्लम की और आपके टारगेट ऑडियंस की रिसर्च जरूर करो, ये प्रिपरेशन का सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ सिंपल विजुअल प्रेजेंटेशन विद मिनिमल टेक्स्ट, आप जो भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे उसको हमेशा सिंपल रखना है, उसमें विजुअल चीज़ें यूज़ करनी है, यानी कि इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, और आपको टेक्स्ट को बहुत श्रिंक्ड रखना है, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं यूज़ करना। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जिसमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स वो लिख देते हैं कि टेक्स्ट पढ़ने में ही ऑडियंस को सारा टाइम निकल जाए, वो कंसंट्रेट ही ना कर पाए कि स्पीकर बोल क्या रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखने हैं और उनसे रिलेटेड इमेजेस वगैरह आपको दिखानी है। इमेजेस से ज़्यादा अच्छे से ह्यूमन ब्रेन को समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है जब भी आप पिचिंग करने जाते हो किसी आइडिया की। प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स, गेट फीडबैक एंड रिफाइन योर पिच, आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर रही है पिच करने से पहले, ठीक है, आप अपने मेंटोर के सामने कर रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो, ठीक है, और उनसे जो भी आपको फीडबैक मिलता है उसके थ्रू आप अपनी पिच को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ पिच, क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहला स्टेप है स्ट्रक्चर में आपका ओपनिंग, स्टार्ट विद एन अटेंशन ग्रैबिंग फैक्ट, स्टोरी और क्वेश्चन। अब कुछ पिच मैंने देखी हैं आइडियाज़ की, वो इस तरीके से होती हैं कि कोई छोटा सा ऐड होता है, फिर उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आके स्पीकर बात करना शुरू करता है कि आपने ऐसा देखा, आपने वैसा देखा, इसमें ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई। तो ये एक तरीका होता है, आप एक स्टोरी क्रिएट करो, आप एक फैक्ट क्रिएट करो, ठीक है, आप एक क्वेश्चन पुट ऑन करो, तो ये सब तरीके होते हैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओपनिंग करनी है ताकि अटेंशन मिल सके आपको ऑडियंस का। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, क्लियरली एक्सप्लेन द इशू योर आइडिया सॉल्व, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप बताते हो कि आपका आइडिया किन इश्यूज को
टारगेट कर रहा है, किन इश्यूज को सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट इज योर सोल्यूशन, प्रेजेंट योर आइडिया एंड हाईलाइट इट्स बेनिफिट। आपको अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको हाईलाइट करना है, ताकि आप बता सको कि हाँ हम इस प्रॉब्लम को इस आइडिया के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट अपॉर्चुनिटी, शो डिमांड एंड पोटेंशियल रेवेन्यू। फिर आपको क्या दिखाना है कि जो आपका प्रोजेक्ट है या जो आपका आइडिया है उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और अगर हमने मार्केट में अपने आइडिया को लॉन्च कर दिया तो उस केस में हम कितना ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर पाएंगे, कितनी बड़ी मार्केट को हम टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आउटलाइन की स्टेप्स, टाइमलाइन एंड रिसोर्सेज। आपको बताना है कि क्या क्या आपका टाइमलाइन होने वाला है, कैसे आप मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने वाले हो, क्या क्या रिसोर्सेज आपको लगेंगी आइडिया को क्रिएट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान का पार्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्लोजिंग। एक बार आपने ये सारी चीज़ें बता दी, फिर आपको क्लोज करना है। क्लोज करने का भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, अप्रूवल और सपोर्ट। जब भी आप अपनी पिच को एंड करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ हमेशा एंड करोगे, चाहे आप फंडिंग की डिमांड कर रहे हो एंड में, चाहे आप अप्रूवल की डिमांड कर रहे हो, चाहे आप सपोर्ट चाहते हो लोगों से या फिर सपोर्ट चाहते हो इन्वेस्टर से। सो एक बहुत ही इंगेजिंग तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है, एंड करना है अपनी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं जो पिचिंग करने में हेल्प करते हैं आइडियाज़ की, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे स्पीच डिलीवरी के अंदर? तो 3 मेजर एलिमेंट है हमारे पास, पैशन, पॉइज और इलस्ट्रेशन, ठीक है। पैशन क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम पॉइज और इलस्ट्रेशन भी देखते हुए चलेंगे। सो सबसे पहले पैशन। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द इमोशनल इंटेंसिटी एंड एक्साइटमेंट यू ब्रिंग टू योर स्पीच। मतलब कि ये इमोशनल इंटेंसिटी या एक्साइटमेंट होती है जो आप अपनी स्पीच के अंदर लेके आते हो। मतलब कि कितना एनर्जी आपके अंदर है, आप स्पीच डिलीवरी करते टाइम कितने ज़्यादा एनर्जाइज तरीके से उस स्पीच को डिलीवर कर रहे हो, ये होता है आपका पैशन, ठीक है। इट शोज दैट यू ट्रूली बिलीव इन वॉट यू आर सेइंग। ये दिखाता है कि जो भी आप बोल रहे हैं आप उस पर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, यानी आपको पता है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एकदम सही चीज़ है, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पैशन। सम वेज टू शो पैशन, कुछ वेज होती हैं पैशन को दिखाने की या एक्सप्रेस करने की। सबसे पहले आता है स्पीक विद इंथुजियाज्म, दैट इज अवॉइड मोनोटोन वॉइस, यूज वेरिएशन इन टोन। मतलब क्या है इसका, कि आपको इंथुजियाज्म के साथ बोलना है, यानी कि आपको एक सिंगल मोनोटोन वॉइस में बात नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी लाइन को इस तरीके से पढ़ूँ, स्पीक विद इंथुजियाज्म, अवॉइड मोनोटोन वॉइस, यूज वेरिएशन इन टोन। देखो ये एक मोनोटोन लाइन है, ठीक है। आपको समझने में दिक्कत होगी, कंफ्यूज हो जाओगे कि किस वर्ड को किस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और इसी लाइन को आप वेरिएशन इन टोन्स के थ्रू इस तरीके से पढ़ सकते हो, लाइक स्पीक विथ इंथुजियाज्म, अवॉइड मोनोटोन वॉइसेस एंड यूज वेरिएशन इन द टोन, ताकि ज़्यादा अच्छे से ऑडियंस को समझ में आ सके, ठीक है। सो ये तरीका होता है स्पीच को इंथुजियास्टिक तरीके से एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इमोशंस नेचुरली, कीप स्माइलिंग। हमेशा जब भी आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, जब भी आप स्पीच दे रहे हो, तो एक हल्की सी स्माइल रखो अपने फेस पे, और जो भी इमोशंस आपके सेंटेंसेस के अंदर हैं वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे हमेशा दिखने चाहिए, ठीक है। अब स्माइल करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप कोई सैड स्टोरी सुना रहे हो अपनी स्पीच के अंदर, किसी सैड एग्जाम्पल को इंक्लूड कर रहे हो और आप हंस रहे हो, तो दैट विल बी नॉट अ प्रॉपर एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आप सैड एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपकी वॉइस थोड़ा सा लो होनी चाहिए, आपके चेहरे पे वो सैड एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला एग्जाम्पल कोई दे रहे हो तो आप खुद भी एक्साइटेड हो, आपके चेहरे पे वो इमोशन दिखना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे से स्पीच डिलीवर कर पाओगे। यूज इंगेजिंग लैंग्वेज, हमेशा इंगेजिंग लैंग्वेज का यूज करो। अवॉइड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हमें नहीं जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन जावा, ठीक है, जावा के किसी कॉन्सेप्ट को आप समझा रहे हो, तो अगर आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है उन सबको बहुत अच्छी कोडिंग नॉलेज है और आप एकदम कोड के फॉर्म में ही आप समझाते जा रहे हो, तब तो उन्हें समझ में आएगा। बट अगर बहुत इंटेंसिव कोडिंग नॉलेज नहीं है ऑडियंस के अंदर और आप उनको प्रॉपर कोड के थ्रू ही समझा रहे हो, तो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको उनको रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू समझानी होंगी चीज़ें, ठीक है। सो ये होता है एक इंगेजिंग लैंग्वेज का यूज़ करना, ठीक है।
कनेक्ट विद ऑडियंस, रिलेट विद देम यूजिंग रियल लाइफ स्टोरीज और एग्जांपल्स। ठीक है, ऑडियंस के साथ आपको कनेक्ट करना है प्रॉपरली। कनेक्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप रियल लाइफ स्टोरीज यूज कर सकते हो, एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, या फिर रिलेटेबल चीजें आप उनसे शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप भी कॉलेज में हो, मैं भी कॉलेज में हूँ, तो हम लोग कॉलेज से रिलेटेड कोई रिलेटेबल एग्जांपल क्रिएट करके उसके बेसिस पे हम अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप रिलेटेबल एग्जांपल्स जब क्रिएट करते हो तो ज़्यादा अच्छी आप स्पीच डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आ गया हमारे पैशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइस की बात करेंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू रिमेन काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल वाइल स्पीकिंग इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, पॉइज का मतलब ये होता है, पॉइज एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी ह्यूमन की जिससे वो काम रह सके, कॉन्फिडेंट रह सके और अपने कंट्रोल में रह सके जब वो बात करता है। ठीक है, आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, किस तरीके से आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हो। ठीक है, जब भी सिचुएशन खराब होती है, कई बार स्पीच डिलीवरी के टाइम सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, ऑडियंस कई बार जानबूझ के चीज़ें खराब करने की कोशिश करती है, तो उस केस में आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने टॉपिक से इधर उधर भटकना नहीं है। तो ये सारी चीजें पॉइस के अंदर आती हैं। ठीक है, सम वेज टू मेंटेन पॉइस। अब यहाँ पे कुछ वेज लिखी हुई है जिसके थ्रू आप पॉइस को मेंटेन रख सकते हो। सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो आप डेफिनेटली अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और ज़्यादा काम तरीके से स्पीच को डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेन गुड पॉस्चर। हमेशा हमें सही पॉस्चर रखना होता है। आप ढीले ढाले खड़े हो, बैठे हो, ठीक है, लेटे हुए हो, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली कोई मोटिवेशन वाली स्पीच दे रहे हो तो आपको खुद भी मोटिवेटेड दिखना होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना अपीयरेंस दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं अच्छा पॉस्चर मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल योर ब्रीदिंग। जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपनी ब्रीदिंग को हमेशा कंट्रोल में रखो। कुछ लोग बोलते हैं, अटकते हैं, सांस लेते हैं, फिर बोलते हैं, अटकते हैं, सांस लेते हैं, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज नॉर्मल जेस्चर्स। आपको बहुत ज़्यादा ओवर जेस्चर्स यूज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बार बार ऐसे यहाँ पे हाथ दिखा के अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, पर अभी मैं सिर्फ उतना ही हाथ का यूज़ करता हूँ जितना रिक्वायर्ड है स्क्रीन पे। ठीक है, सो इस केस में आपको इजीली चीज़ें समझ में आती हैं और आपको हाथ की वजह से मेरे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। तो ये होता है नॉर्मल जेस्चर्स का यूज़ करना। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। आप बहुत सारे तरीके से नॉर्मल जेस्चर्स यूज़ कर सकते हो। अपने इवन फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी आप नॉर्मल जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्लो डाउन एंड आर्टिकुलेट। हमेशा धीरे बोलो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को जितना आर्टिकुलेट कर सकते हो आप उतना करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होती हैं ना, ऑडियंस उतना ज़्यादा इंगेज्ड होती है। ठीक है, ओके, सो आई होप पॉइस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन की, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। इट रिफर्स टू यूजिंग स्टोरीज, एग्जाम्पल्स एंड विजुअल टू मेक योर मैसेज क्लियर एंड मोर इंगेजिंग। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप स्टोरीज का यूज करो, एग्जाम्पल्स का यूज करो, विजुअल्स का यूज करो। विजुअल्स में आपके इमेजेस हो गई, वीडियोज हो गई। ठीक है, ताकि आप अपने मैसेज को ज़्यादा क्लियर तरीके से और ज़्यादा इंगेजिंग तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, कुछ वेज होती हैं आइडियाज़ को इलस्ट्रेट करने की। सबसे पहले टेल रियल लाइफ इंसिडेंट्स। हमेशा रियल लाइफ इंसिडेंट्स जब आप शेयर करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे ऑडियंस के साथ। यूज़ विजुअल एड्स, मतलब इमेजेस, फोटोज़, वीडियोज़, इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करो ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके ऑडियंस को कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, आप किस तरफ इशारा कर रहे हो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट विद एक्शंस। सिर्फ बोलना नहीं है, हमें एक्शंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है कि हम एक्चुअली में किस सिनारियो की बात कर रहे हैं और क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मेक कॉम्प्लेक्स आइडिया सिंपलर टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स कितना भी हो आइडिया, आपको उसको एकदम सिंपल बना के प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ फंडामेंटल तरीके हैं जिससे कि आप स्पीच डिलीवरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं एलिमेंट ऑफ द स्पीच डिलीवरी। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले यूनिट के टॉपिक्स के साथ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर नोट्स अपलोड हो गए होंगे तो नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।